हाल ही में सरकार ने आम आदमी से जुड़ी एक अहम स्कीम को लागू कर दिया। यह है रोड एक्सीडेंट्स में कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। इसके तहत सड़क हादसों के शिकार हर व्यक्ति के लिए 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज का प्रावधान कर दिया गया है, वो भी बिना किसी कागजी झंझट के। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गोल्डन आवर यानी कि एक्सीडेंट के शुरुआती 1-1.5 घंटे में इलाज के अभाव में सड़क हादसों में हर साल लाखों लोग दम तोड़ देते हैं। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम मानी जा रही है। आज आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम करेंगे इसी स्कीम पर चर्चा। बहुत सारे सवाल लोगों के हैं इसके क्लेम से जुड़े हुए और बाकी सब चीज़ों से जुड़े हुए। उन सवालों को भी हम लेंगे सीधे अपने मेहमानों से। पहले आप देखिए रिपोर्ट। मेरा नाम है दीपक डोभाल, मैं लौट रहा हूँ खास मेहमानों के साथ। सड़क हादसे जो हर साल हजारों जानें ले लेते हैं, अब शायद उतने जानलेवा न रहें। ये उम्मीद जगी है भारत सरकार की नई स्कीम से जो 5 मई 2025 से लागू हो गई है। बहुप्रतीक्षित कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 को अब लागू कर दिया गया है। स्कीम का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को बिना किसी पैसों की झंझट के, बिना अस्पताल की एडवांस मांग के और बिना इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट के तुरंत इलाज मुहैया करवाना है। आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में सिलसिलेवार तरीके से, ताकि इस योजना की पूरी तस्वीर समझी जा सके। इस स्कीम के तहत किसी भी व्यक्ति को जो सड़क पर किसी भी हादसे का शिकार हुआ हो, चाहे वो गाड़ी चला रहा हो, उसमें बैठा हो या पैदल चल रहा हो, उसको बिना किसी पेमेंट के इलाज मिलेगा। हादसा होते ही उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाएगा और इलाज तत्काल शुरू हो जाएगा, बिना किसी कागज या पैसे के बगैर। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं की वजह से हजारों लोगों की जानें जाती हैं। 2023 में अकेले 1,70,000 से ज्यादा लोग सड़क हादसे में मारे गए। ऐसे में गोल्डन आवर यानी दुर्घटना की पहले 1 घंटे में इलाज मिलना बेहद जरूरी हो जाता है। दुर्भाग्य से इस गोल्डन आवर में कई बार अस्पतालों की ओर से इलाज शुरू नहीं किया जाता, क्योंकि अस्पताल एडवांस की मांग करते हैं या इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स की शर्तें लगा दी जाती हैं। इन वजहों से घायलों को देर से इलाज मिलता है और उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। इसी समस्या का समाधान है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि ये योजना किन मायनों में खास है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के कागजात या भुगतान की जरूरत नहीं होगी, न कोई एडवांस, न इंश्योरेंस, न कोई दूसरा कागज। इस स्कीम के तहत सिर्फ शुरुआती इमरजेंसी इलाज ही नहीं, बल्कि इलाज की गंभीरता के आधार पर पूरा इलाज जैसे ऑपरेशन, दवाइयां, जांच और अन्य जरूरी मेडिकल सपोर्ट भी कवर किया जाएगा। यानी अगर कोई गंभीर रूप से घायल है तो उसे अस्पताल में भर्ती कर इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। इस जानकारी के साथ आपको वो बातें भी जाननी जरूरी हैं जहां सीमाएं तय की गई हैं। मसलन ये ध्यान रखना होगा कि कवर 1.5 लाख तक का ही होगा और दुर्घटना के बाद 7 दिन तक ही इलाज मिलेगा। इसके बाद अगर किसी को आगे का इलाज चाहिए तो उसे पर्सनल इंश्योरेंस या अन्य हेल्थ केयर ऑप्शंस का सहारा लेना होगा। अगर दुर्घटना के बाद किसी को डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में भेजा जाता है तो अस्पताल को तुरंत इलाज देना होगा, लेकिन अस्पताल योजना के तहत नहीं है तो केवल स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट किया जाएगा और फिर पीड़ित को एक डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। अस्पताल इलाज के बाद बिल सरकारी पोर्टल पर डालेंगे। इसके बाद राज्य की हेल्थ एजेंसी उस बिल का सत्यापन करेगी और सही पाए जाने पर अस्पताल को पैसा दिया जाएगा। 13 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि इस योजना को कागजों पर नहीं बल्कि पूरी तरह से जमीन पर लागू किया जाए। हालांकि इस योजना में अभी सुधार की सलाह दी जा रही है। कहा जा रहा है कि 30,000 डेजिग्नेटेड अस्पतालों में से हर किसी में ट्रॉमा केयर की सुविधा नहीं होना एक बड़ी चिंता है। साथ ही स्कीम के लिए 2025-26 में एलोकेट किए गए 272 करोड़ रुपयों को भी जानकार अपर्याप्त बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी का। सीएमडी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका शो पे। हमारे साथ है नीलेश साठे सर, पूर्व मेंबर हैं एडाई के और LIC के फॉर्मर ED भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है साठे सर आपका हमारे शो पे। डॉक्टर गुप्ता, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं और इसकी जो अच्छाइयां हैं और जो ज़रूरी बातें हैं वो हमने रिपोर्ट के ज़रिए अपने दर्शकों को बताई। मैं चाहूँगा कि आप लोगों से बातचीत में हम उन क्रिटिकल पॉइंट्स को कवर करें जो लोग सवाल पूछ रहे हैं। उसमें सबसे पहला तो यही है सर कि 1.5 लाख रुपए तक का ये जो कवर है ये क्या पर्याप्त है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं
कि कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट होते हैं ख़ासतौर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उसमें ये संभवतः अपर्याप्त होगा और ऐसे में अगर एडिशनल फंड्स की आवश्यकता पड़ी या फिर दूसरी जगह शिफ्ट करने की आवश्यकता आन पड़ी तो क्या, तो थोड़ा ओवरव्यू दें सर इन जनरल जो एक्सीडेंट्स में जिसको ये खास तौर से मद्देनजर रख के लाई गई है स्कीम, इनमें कितना कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट होता होगा? 1.5 लाख पर्याप्त है सर? देखिए दीपक जी, पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो भी पहला जो इनिशिएटिव है सरकार का, ये बड़ा वेलकम है, जो हमें सबको स्वागत करना चाहिए और अच्छा कदम है। क्योंकि हम सबको पता है कि हर तीसरे मिनट एक व्यक्ति की इंडिया में मृत्यु हो जाती है बिकॉज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, और हर घंटे में लगभग 20 लोगों की मृत्यु होती है, पर डे लगभग 500 लोगों की मृत्यु होती है और हर साल लगभग 2 लाख की लोगों की मृत्यु हो जाती है सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, बिकॉज उनको टाइमली इलाज नहीं मिलता। उनको गोल्डन आवर में, जो कहते हैं 1 घंटे के अंदर, आधा घंटे के अंदर उनको इनिशियल ट्रीटमेंट मिल जाए, जैसे हेड इंजरी है या फ्रैक्चर है तो वहां से ब्लीडिंग हो रही है, उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होता है पेशेंट का और डेथ होती है, वो बचाई जा सके। तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बड़ा कदम है। हाँ डेफिनेटली, बिकॉज इसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं या हेड इंजरी हो सकती है, तो इनकी जो सर्जरीज होती है बेसिकली, या जो इनका ट्रीटमेंट होता है वो सीरियस होता है, क्रिटिकल होता है थोड़ा सा, तो उस केस में हो सकता है कि जो लिमिट करी गई 1.5 लाख रुपए वो कम हो जाए। बट डेफिनेटली इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए, स्टेबलाइजेशन के लिए और बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए, या बेसिक जो ट्रीटमेंट है, 1-2 फ्रैक्चर्स है या छोटा मोटा चोट लगी इंजरी है, उसके लिए बिल्कुल पर्याप्त है। हाँ, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन, जैसा हम बोलते हैं। डेफिनेटली सरकार को चाहिए इस नंबर को कम से कम 5 लाख करना चाहिए, सो दैट अगर किसी को हेड इंजरी हुई है, हेड इंजरी में अगर उसका ऑपरेशन करना पड़ता है या उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है या आईसीयू में 5-10 दिन रहना पड़ता है पेशेंट को, या उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है मल्टीपल फ्रैक्चर्स के लिए, मल्टीपल सर्जरीज होती है उसकी, तो कहीं ना कहीं ये कम पड़ेगा। बट हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्यादातर व्यक्ति, अब इंडिया में बात करें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की, तो काफी बढ़ गया है। बहुत सारे लोग आयुष्मान में कवर है, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में कवर है, तो कहीं ना कहीं जो दूसरी स्कीम्स है वो इसको टेक ओवर कर सकती है। बट जो लोग, जिनके पास कोई भी और स्कीम नहीं है, उनके लिए इस लिमिट को बढ़ाना चाहिए, उनके लिए एटलीस्ट 5 लाख करने की आवश्यकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सजेशन आया है और हमने एक क्रिटिकल पॉइंट को एड्रेस भी किया। इसमें हमें लग रहा है, जैसा आपने सजेस्ट भी किया है, कि थोड़ा सा इंश्योरेंस की लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। बट जैसा आपने कहा सर, ये बहुत वेलकम स्टेप है, कम से कम शुरुआत तो हुई है। अब देखेंगे इसमें आगे क्या होता है। बट येस, साठे सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा और इसमें जो कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है, अच्छा इस बीच हमारे साथ हमारे खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। एलन राव सर जुड़ चुके हैं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। सर स्वागत है आपका भी राव सर हमारे शो पे। साठे सर, कमिंग बैक टू यू सर, अब इसमें कहा जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें बिल्कुल कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया तो आप सीधे हॉस्पिटल में जाइए, कोशिश कीजिए डेजिग्नेटेड में जाइए, नॉन डेजिग्नेटेड में जाएंगे तो कम से कम स्टेबलाइजेशन की तो प्रोसेस आपकी हो ही जाएगी, और बिना किसी कागज़ के और बिना किसी एडवांस के। इतना स्मूथ है सर क्या, या कोई चीज़ है जो ध्यान में रखनी होगी लोगों को? नहीं, पहली बात तो ये है कि सही में ये जो कानून बनाया गया है, वो मोटर व्हीकल एक्ट जो था उसमें इसका प्रावधान था। अच्छा। कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनानी चाहिए, मगर तब तक बनी नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट ने कान खींचे नहीं। अच्छा है, कभी आज तो स्कीम बनी है। अब 1.5 लाख पर्याप्त है कि नहीं, इसकी बात करेंगे बाद में। मगर डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि ये गोल्डन आवर में ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है और उसके लिए कई चीज़ें करने की ज़रूरत है। जैसे रोड इंजीनियरिंग, ये भी एक बात होती है कि ये इसका मुआयजा लेना चाहिए कि किस जगह पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो कर्व अगर है तो उसको सीधा बनाना चाहिए। फिर एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। स्कूलों में बच्चों को हम सीपीआर पढ़ाना चाहिए कि जो गोल्डन आवर है उसमें अगर कोई बेहोश हो गया है तो उसको कैसे रिवाइव करना है। एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए आसपास। और सबसे अच्छा प्रावधान इसमें यह है कि जो बंदा उसे हॉस्पिटल ले जाएगा उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। कई बार लोग डरते हैं कि भाई कहाँ झंझट में पड़े यार, एक्सीडेंट हो गया है, जाने दो ना, क्यों इसको उठा के हॉस्पिटल ले जाएंगे, पुलिस हजारों सवाल पूछेगी। तो इसमें यह स्पेसिफाई किया है कि अगर आप पेशेंट को, जो एक्सीडेंट विक्टिम है, उसको अगर हॉस्पिटल ले जाते हो तो आपको किसी भी सिविल या क्रिमिनल आप पे कार्रवाई नहीं होगी, नहीं हो सकती है। इसमें एक दिक्कत ये आती है कि भले ये कायदा जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मगर ये स्टेट का मामला है। जैसे ये सारा जो इम्प्लीमेंटेशन करना है वो स्टेट गवर्नमेंट ने करना है, और कई स्टेट जो है वो इतने इफिशिएंट है नहीं। तो ये भी एक बात देखने की ज़रूरत है और उसका अमल होना चाहिए।
मुझे लगता है कि अब ये कायदा बना है, लेट अस वेट फॉर सम टाइम। राइट। लोगों का उसमें क्या यानी उनको क्या बदलाव दिख रहा है। जो एक्सीडेंट विक्टिम है उन्होंने अगर कहा कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा हुआ कि देखो मुझे एक्सीडेंट हुआ और तुरंत मुझे 1.5 लाख तक की फ्री ट्रीटमेंट मिली, जब लोग ये कहेंगे तब हम कह सकते हैं कि इसका फायदा हुआ। पेपर पे तो ठीक है, कायदा बन गया है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर बताया तब कायदा बना है, मगर चलो जो बना है वो बना है। मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही ढंग से होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसमें उतनी ही रुचि ले जितनी जरूरत है, क्योंकि बहुत रुचि, और रुचि के साथ आपने एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली कि जब हमारे पास रियल टाइम रियल लाइफ फीडबैक्स आएंगे तब हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हम कह रहे हैं कि बिल्कुल स्मूथली आपका सब काम हो जाएगा बिना कागज़ के, बिना एडवांस के, तो वाकई में तब ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसके प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हैं या चैलेंजेस कहाँ कहाँ हैं। राव सर, अब आपके पास आना चाहूँगा। आप चैलेंजेस की बात चली गई है, साठे सर ने उसका जिक्र भी किया, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स इसलिए रेस्क्यू नहीं हो पाते हैं या समय पर उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाता है क्योंकि लोग डरते हैं कि कहीं पुलिस केस हो गया, हमारा नाम आ गया, बेफिजूल में हमें पेशी पे जाना पड़ेगा, थाने में वेरिफिकेशंस के लिए जाना पड़ेगा। अब ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं होगा, इस बीच में कुछ कानून भी ऐसे आए हैं, थोड़ा सा हमें एनलाइटन कीजिए। लेकिन इसमें एक प्रावधान है कि 24 घंटे के अंदर आपको नोटिफाई करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में या नियरेस्ट पुलिस को, और पुलिस को इसमें संभवतः वेरिफिकेशन रोल में भी रखा गया है कि आप एक्सीडेंट डिटेल्स, डेट, लोकेशन, मोटर व्हीकल इन्वॉल्व, कंफर्मिंग द एलिजिबिलिटी, एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन विद हॉस्पिटल, इसमें रोल रखा गया है। तो ये तो फिर वही बात हो गई सर, ये तो घूम फिर के फिर वही एक डर पैदा कर देगा लोगों के मन में कि वर्दी दिखेगी तो एक स्वाभाविक रूप से अनफॉर्चुनेटली वर्दी देखकर सुरक्षा की भावना से ज्यादा डर की भावना आती है देश में। मैं इस लिहाज से कह रहा हूं सर। जी दीपक जी नमस्कार आप सभी को। और मैं साठे साहब की बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूं, और जिस प्रकार से स्कीम दिख रही है वो स्कीम देखिए पेपर्स में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड होगा तो उसमें असलियत तभी पता चलेगी। और ये आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात कही है कि जब पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इसमें वेरिफिकेशन के लिए रह गया तो आप मान लीजिए, क्योंकि मैं बीइंग पुलिस ऑफिसर मैं बता सकता हूं कि हमने कितने बार हमने ये सारा वो किया है कि आप कोई भी इंजर्ड है उसको हॉस्पिटल ले जाइए, कोई कुछ पूछताछ नहीं होगी, कोई हैरेसमेंट नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाता है वो फिर भी होती है। लोग डरते हैं, लोग थाने में ले जाते हुए इंजर्ड को डरते हैं, उसका कोई विटनेस बनना नहीं चाहता क्योंकि कोर्ट्स का हमारा हाल बुरा है। कोर्ट में जाके विटनेस कई बार चक्कर लगाते हैं, वो विटनेस ये समझता है कि मैं ही अपराधी हो गया हूँ। ऐसा कई बार मैंने देखा है। मैं 10 साल से प्रैक्टिस में हूँ, कानूनी प्रैक्टिस में, खासतौर से क्रिमिनल केसेस में। वहाँ मैं देखता हूँ विटनेसेस का क्या हाल है, गवाहों का क्या हाल है। वो कहते तोबा हमने बहुत बड़ी गलती करी कि हमने पुलिस के विटनेस बन गए। यही एक वजह है कि एक्सीडेंट केस में कोई आदमी पहले बात तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहता, ले जाएगा तो वो समझेगा कि पुलिस तुझे 10 क्वेश्चन पूछेगी, फिर उसको अगर गवाह बना दिया तो फिर उसको कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस वाला रोल जो इसमें है उसको अगर हटा दिया जाता ज़्यादा बेटर होता, लेकिन वेरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वेरिफिकेशन के इतने ज़्यादा पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए। ये अगर है इंजर्ड गया, हॉस्पिटल गया, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट अगर हो रहा है तो जो 1.5 लाख की अभी सीमा बता रहे हैं, जो कि मुझे भी कम लगती है, ये कम से कम 5 लाख होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्रिटिकल एक्सीडेंट में तो मैक्सिमम केसेस में हेड इंजरी ज़्यादा होती है जहाँ पे ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो कम है। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं तो कुछ तो है, 1.5 लाख भी अगर है तो। लेकिन ये अगर कितना स्मूथली मिलता है इंजर्ड को, विक्टिम को, वो इस पर डिपेंड करता है। तो सरकार को इन सब चीज़ों को देखना होगा। पुलिस को खास तौर से हम बहुत कोशिश की हमने कि पुलिस अपनी करे कि अब फ्रेंडली, पब्लिक फ्रेंडली पुलिस हो और विक्टिम फ्रेंडली पुलिस हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्या वजह है? अपने अपने नेचर की बात है। कोई पुलिस ऑफिसर समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं, तो ये प्रॉब्लम रहती है और ये प्रॉब्लम अभी भी है। और इसमें सीनियर ऑफिसर्स लेवल पे मैं समझता हूँ जो हमारे पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं या और कोई दूसरे सरकारी सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो इसमें दखलंदाजी जरूर करें। ऐसी कोई बात नोटिस में आती है तो उसको डिस्करेज करने की कोशिश करें। कोई भी किसी प्रकार के विक्टिम के विटनेसेस को या विक्टिम के रिलेटिव्स को
किसी प्रकार की हेरेसमेंट ना हो, ताकि ये वाली स्कीम है ये इम्प्लीमेंट हो तो बहुत लोगों का फ़ायदा होगा, मैं समझता हूँ। लेकिन हमारे मेंटल एप्टीट्यूड को उसको चेंज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। Absolutely. ये इम्पोर्टेंट है, खासतौर से पुलिस के मेंटल एप्टीट्यूड को। और इस प्रकार यस सर, मैं आऊँगा सर इस पे। अभी आप पे थोड़ा सा और बातचीत कर रही हैं इसको लेकर। हालांकि इस स्कीम में बहुत सारी चीज़ें अभी और डिटेल्स भी हैं जिसमें हमें थोड़ा सा और डीपली जाके थोड़ा सा चर्चा करनी होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकता हूँ। ब्रेक के उस पार हम स्कीम से जुड़े हुए और वो बातें लेकर आएंगे जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, एक कन्फ्यूजन के तौर पर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर गुप्ता, लोग सीधा सीधा यही पूछ रहे हैं कि अगर कहीं पर एक्सीडेंट होता है इन सच केस, क्या हॉस्पिटल्स डायरेक्टली इलाज करना शुरू कर देंगे सर? जैसा कहा जा रहा है, मैं आई लोग बहुत चिंतित हैं इस बात को लेकर और थोड़े आशंकित भी हैं। तो सीधा इलाज हो जाएगा या हॉस्पिटल्स पूछेंगे कि नहीं अभी तो लोकल थानेदार साहब का तो कॉल नहीं आया, उन्होंने तो हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप इनका एक्सीडेंट हुआ है कि लड़ाई हुई है, पहले आप ये प्रूफ करो। तो ऐसी बातें तो नहीं होंगी सर? दीपक भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ की जो गाइडलाइंस हैं, जो एसओपीज हैं, बहुत ही डिफरेंट होती हैं। वो उनको एसओपीज को फॉलो करते हैं, खास करके जो बिलिंग और फाइनेंस की बात आती है। हमारा हॉस्पिटल एक्सप्रेस वे पे, हाईवे पे, नोएडा के नोएडा एक्सप्रेस वे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। पीसीआर पेशेंट को लेके आती हैं। तो नॉर्मली जो मोरल ग्राउंड है, जो आपके एथिकल ग्राउंड है, उस पर आपको बिना किसी सोचे समझे इलाज शुरू कर देना चाहिए, पेशेंट को स्टेबलाइज करना चाहिए। अगर पेशेंट पे नहीं कर सकता या इंश्योरेंस नहीं है तो हर हॉस्पिटल की एक लीगल जिम्मेदारी होती है कि उसको स्टेबलाइज करे, इनिशियल ट्रीटमेंट दे और उसको नेक्स्ट हॉस्पिटल में रेफर करे, वहां तक ट्रांसपोर्ट करे सही से, वहां पे एडमिट करा के तब आए। तो ये हम सबकी मोरल और लीगल जिम्मेदारी होती है, इसको हमें पालन करना चाहिए। हम लोग पालन करते नहीं है, कुछ हो सकता है नहीं करते हैं, उसके लिए मैं नहीं कहता हूँ, बट डेफिनेटली इसका पालन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, स्कीम अगर बहुत क्लियर है, कोई डाउट नहीं है उसमें, उसकी गाइडलाइन बहुत क्लियर है, एसओपी बहुत क्लियर है कि आपको अगर कोई पेशेंट आता है तो क्या आपकी डेमोग्राफिक डिटेल्स क्या लेनी है, पेशेंट का नेम, एज, सेक्स लेना है, आधार कार्ड लेना है। बहुत बार क्या होगा, उसमें आधार कार्ड होगा नहीं पेशेंट के पास, या होगा तो हम ले नहीं सकते होंगे। तो ऐसे केस में कुछ क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि डेमोग्राफिक डिटेल्स क्या होनी है, कितने टाइम के अंदर इंटीमेशन करना है, पुलिस स्टेशन को कितनी देर में बताना है, कौन सा पोर्टल यूज होगा, एनएचए का होगा, सीजीएचएस का होगा या इसका डिफरेंट पोर्टल होगा। तो वो सब चीजें, रेट्स कौन से होंगे, पैकेजेस होंगे, ओपन बिलिंग होगी। तो जब तक ये सब चीजें क्लियर डिफाइंड नहीं होंगी तब तक हॉस्पिटल भी दुविधा में रहेंगे। बट डेफिनेटली मैं ये सही कह रहा हूँ आपको कि हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को लीगली या टेक्निकली या मॉरली डिनाई नहीं कर सकते, चाहे ये 1.5 लाख का इंश्योरेंस हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई मरीज आता है तो उसका इनिशियल ट्रीटमेंट, इनिशियल स्टेबलाइजेशन, इनिशियल असेसमेंट, और उसके बाद अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो आपने बिल्कुल सही कहा सर। और सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई थी, जैसा साठे सर ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई थी कि आप हवाई बातें मत कीजिए, स्कीम आई है तो उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए, उस समय भी कहा था कि ये लीगल बाउंडेशन है कि आप गोल्डन आवर में ट्रीटमेंट दीजिए, ये कानूनन अधिकार है लोगों का। इसके लिए आपको बहुत दिनों बाद स्कीम लानी पड़ी। बहरहाल आज वो दिन नहीं है कि हम उस पर जाएं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बट हम सोच रहे हैं कि कैसे लोगों को फर्दर गाइडेंस मिले। बट इंपॉर्टेंट आपने बात उठाई, जहां तक इस स्कीम का सवाल है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है डॉक्टर गुप्ता, तो संभवतः उसी के पोर्टल पर ही हॉस्पिटल्स के लिए भी सारी डिटेल्स जाने के प्रावधान है ताकि आप लोगों को भी उसका क्लेम मिल सके। बट बहरहाल साठे साहब, अब मैं आपके पास आऊँगा। एक इंपॉर्टेंट सवाल ये रहेगा, हाँ मैं आऊँगा सर आपके पास। साठे सर, एक इंपॉर्टेंट बात रह गई, ये लोग उठा रहे हैं कि भाई 30,000 आपके इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, अब उन 30,000 में कितने ट्रॉमा सेंटर्स से लैस हैं या नहीं है। फिर दूसरी बात ये आ रही है कि ठीक है स्टेबलाइजेशन आपको मिल गया नॉन पैनल्ड में, आप चले गए फिर पैनल्ड हॉस्पिटल में, पैनल्ड हॉस्पिटल में आपके पास ट्रॉमा नहीं है, आपके पास फैसिलिटी नहीं है, फिर वहाँ से आपको फिर दूसरे पैनल्ड हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा जहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। तो आपको लगता है सर, जिस अनुपात में हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं उस अनुपात में हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक रेडी है? बिल्कुल रेडी नहीं है और हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे हॉस्पिटल्स होने चाहिए जो कि हाईवेज के आसपास हो, जहां तुरंत ट्रीटमेंट मिल पाए। और एक अहम बात यह है कि आयुष्मान भारत में काफ़ी हॉस्पिटल्स एनरोल्ड हैं,
मगर उनकी दिक्कत क्या है, कई बार अभी आजकल हॉस्पिटल्स बताने लगे कि भैया हमारे पास तो 4-4, 6-6 महीने तक पैसे नहीं आते हैं वापस गवर्नमेंट से, हम क्यों ट्रीट करें, हमें भी तो खर्चे करने हैं ना। तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए मुझे तो लगता है कि हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करने की बहुत जरूरत है। हॉस्पिटल के ऊपर रेगुलेटर होना चाहिए, क्योंकि किस काम के लिए कितना खर्चा होगा ये कहीं हॉस्पिटल में डिस्प्ले किया ही नहीं है। अच्छा, हो सकता है एक्सीडेंट हो गया, कहीं फ्रैक्चर हो गया। सर एक इसमें चिंता और जोड़ रहा हूं सर, लोगों की 272 करोड़ का प्रावधान रखा है गवर्नमेंट ने 25-26 के लिए। 272 करोड़ सर आपको लगता है पर्याप्त है? पीनट्स, एब्सोल्यूट पीनट्स, ये कुछ भी नहीं है पहली बात। अच्छा, जो 272 है वो भी समय पर हॉस्पिटल्स को रिएम्बर्स होने चाहिए। गवर्नमेंट का पोर्टल होना चाहिए कि किस तारीख को हॉस्पिटल ने क्लेम रेज किया और किस तारीख को उसका क्लेम सेटल हुआ। तब लोगों को पता चलेगा कि भाई हॉस्पिटल सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, कि हमें पैसे नहीं मिलते सरकार से। तो ये ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लाते हो? एक पोर्टल डेवलप कीजिए कि जैसे भी हॉस्पिटल में कोई आएगा उसके सारे डिटेल्स वो पोर्टल पे डाल दो, और ये रिपोर्ट कर देगी नेशनल हेल्थ एजेंसी, और उसके ऊपर फिर क्या ट्रीटमेंट दिया, कितना खर्चा हुआ, और फिर पैसे कब मिले हॉस्पिटल को। अच्छा, इसमें देखिए सर एक इन्वॉल्वमेंट क्या है, मल्टीपल एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट है, जो अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मल्टीपल एजेंसीज हैं, लेकिन जो जितना क्लटर हो जाता है फिर ये, अब आप देखिए कि 17 मेंबर की स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है जो कि रोड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के अंडर में होगी, जो कि इम्प्लीमेंटेशन का स्कीम का देखेगी। अब इसमें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भी है, इसमें आपके मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट से लोग होंगे, इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लोग होंगे, इसमें लोकल पुलिस इन्वॉल्व है। इस बहुत अच्छा होगा कि अगर इन 17 लोगों में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, लेकिन ऐसा ना हो कि मल्टीपल एजेंसीज के चक्कर में ये सारा पचड़ा ना एकदम खिचड़ी ना बन जाए। राव सर, प्रोसेस स्मूथ हो, डीक्लटर्ड हो, और पुलिस की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट हो। अभी पुलिस की भूमिका ये स्पष्ट नहीं है कि वो लोग रोड एक्सीडेंट को हॉस्पिटल को रिपोर्ट करेंगे तब हॉस्पिटल एक्शन लेना शुरू करेगा, या जैसा कि लिखा गया है कि दे विल इंश्योर के ट्रीटमेंट मिले, या पुलिस वाले जाकर घायलों के साथ दिन भर ये देखते रहेंगे कि इसको ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब उसके ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आ जाएगी। तो अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है सर, इस पर कैसी क्लैरिटी आप अपेक्षा करते हैं? देखिए, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। खासतौर से ये मैं एक बड़ा क्लियर कर दूं कि इसमें पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब जो ही कोई रोड एक्सीडेंट का विक्टिम हॉस्पिटल में जाएगा तो डॉक्टर्स की और उस हॉस्पिटल की ये जिम्मेवारी है, जैसे अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं कि उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते किसी भी, मतलब आप समझो पैनल हो या अनपैनल हो, चाहे तो कोई भी प्राइवेट हो या सरकारी हो। सरकारी तो खैर करेंगे नहीं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल की भी जिम्मेवारी को कोई भी विक्टिम को ट्रीटमेंट देने से मना नहीं करेंगे। हाँ, उनके बस का अगर नहीं है तो तुरंत वो ऐसे हॉस्पिटल में रेफर करेंगे जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये बात भी आपने बड़ा सही एक पॉइंट आउट किया कि ये कैसे मालूम होगा कि वो जो आदमी इंजर्ड है वो वास्तव में, मान लो कोई आई विटनेस नहीं आया उसके साथ में या नहीं आया और उसको इंजर्ड को रोड से उठा के लाया, तो ये नहीं मालूम है कि वो रोड एक्सीडेंट से इंजर्ड हुआ है या कहीं मारपीट से हुआ है। इस बात की वेरिफिकेशन करना जरूरी है, लेकिन ये वेरिफिकेशन बाद में होती रहेगी। सबसे पहले तो हॉस्पिटल को चाहे कैसा भी हो इंजर्ड का उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है, वो क्योंकि गोल्डन आवर में अगर कोई ऐसा हेड इंजरी है या और कोई बात है तो उसका ट्रीटमेंट अगर हो जाता है तो उसके बचने के ज्यादा चांसेस होते हैं। राव सर, थैंक्स फॉर दिस क्लैरिफिकेशन। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये सारे हॉस्पिटल्स के लिए भी कि स्कीम आई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब स्कीम आई है तो लोगों की हॉस्पिटल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो ऑलरेडी है। सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी रूलिंग्स हैं जो उनको बाध्य करती है। इसमें सिर्फ एडिशन हुआ है। मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन डॉक्टर गुप्ता कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर इन 10 सेकेंड्स। मैं ये कह रहा था, जो कोई विक्टिम को यार लेके आएगा उसको इंसेंटिवाइज करना, उसको रिवॉर्ड देना, रिकॉग्निशन करना सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, फिर कोई बेहतर स्टेप होगा। दूसरा, जो रिकवरी पीरियड है एनएचए का और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो बहुत हाई है, डिडक्शंस बहुत हाई हैं, डिस्काउंट बहुत हाई हैं, उनको कहीं ना कहीं कम करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी सीजीएचएस रेट से उससे कम रेट पे सारी स्कीम काम कर रही हैं। अगर ये हॉस्पिटल को टाइम पे करेंगे और एडिक्वेटली पे करेंगे तो आई थिंक स्कीम और बेहतर हो जाएगी।
मुझे लगता है जहां से साठे सर ने बात शुरू करी थी, डॉक्टर साहब ने भी बोली और राव सर ने भी बोली, हमें कुछ टाइम वेट करना होगा। देखते हैं, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं सरकार के साथ, एजेंसीज के साथ कि ये स्कीम बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो, लेकिन शुरुआती 3-4 महीने वेट करना पड़ेगा। देखते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और फिर एक रिव्यू हम ज़रूर करेंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार भी इस पर अच्छा काम ज़रूर करेगी। हम सब चाहते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स में लोगों की मौतें ना हो, ख़ास तौर से जो अवॉइड की जा सकती हैं मृत्यु और फैटल एक्सीडेंट्स में जो इंजरीज हैं उनको हम अवॉइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का सर। साठे सर थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, राव सर थैंक यू सर। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।